बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकेंड ईयर फिज़िक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 20 का सेकंड टॉपिक, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसी का एक आगे सब टॉपिक है हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम ये चीज़ देखेंगे कि एमिशन स्पेक्ट्रम बेसिकली होता क्या है, इसमें हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्या एटम टू एटम एमिशन स्पेक्ट्रम की वैल्यू चेंज होती है या एटम्स के ऊपर डिपेंड करती है या शेल्स के ऊपर डिपेंड करती है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि बेसिकली एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। जब हमारे पास किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किसी लोअर शेल से किसी हायर शेल के अंदर जंप करता है, तो उसको जंप करने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन वो एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, और वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो किसी हायर शेल के अंदर जंप कर जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो एनर्जी लेके उसी हायर शेल में रहता है, बल्कि कुछ देर के बाद वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए दोबारा उसी शेल में वापस आना चाहता है। तो उसके लिए क्या करता है, वो जितनी एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ फोटॉन वो लेके जाता है हायर शेल के अंदर, उतनी ही एनर्जी का एक फोटॉन एमिट करता है और दोबारा से अपने इनिशियल स्टेट पे वापस आ जाता है। अब ये जो फोटॉन बेसिकली एमिट होता है, इसी को हम एमिशन स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। और इस फोटॉन के एमिट होने की वजह से जो इसकी वेवलेंथ को हम मेजर करते हैं, इसकी एनर्जी को मेजर करते हैं। इसी तरह के जो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस हमारे पास आता है, उसको वो हमें एक स्पेक्ट्रम की फॉर्म में मिलता है। और इसी तरह यहाँ पे भी हमने इसको शो किया है कि जैसे पी हम एक इसको ग्राउंड स्टेट का नाम देते हैं और एन कोई एक्साइटेड स्टेट है। जब हम ग्राउंड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई फोटॉन फॉल करते हैं, तो वो फोटॉन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फोटॉन को अपने अंदर अब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो दोबारा अपने आप को वो स्टेबल करने के लिए वो फोटॉन इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन यहाँ से एमिट करता है और दोबारा से उसी ग्राउंड स्टेट के अंदर वापस आ जाता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू अ लोअर स्टेट दैट En ग्रेटर देन Ep। अब En बेसिकली एक्साइटेड स्टेट होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू Ep जो उसकी ग्राउंड स्टेट होती है। अच्छा, अब देखेंगे अगर En एक्साइटेड स्टेट है तो उसकी एनर्जी को देखने के लिए हम फार्मूला लिखते हैं En इज इक्वल टू माइनस ई नॉट ओवर एन स्क्वेयर। ई नॉट इससे पहले टॉपिक के अंदर हमने देखा कि ई नॉट बेसिकली हमारे पास एक टर्म है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उस -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम शेल नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो हम उस शेल के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह ई पी के लिए माइनस ई नॉट ओवर पी स्क्वेयर लिखते हैं। तो जब हमारे पास ट्रांजिशन होती है किसी एक्साइटेड स्टेट से, जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ग्राउंड स्टेट में या लोअर शेल के अंदर आता है, तो उस टाइम पे जो एमिशन होती है वो एच एफ के इक्वल होती है। ठीक है, जो फोटॉन रेडिएशन एमिट करता है, बेसिकली ये हम फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं। ये हम इसको ऐसे लिखते हैं ई इज इक्वल टू एच एफ। ठीक है, और एच एफ को इसी तरह ही रखेंगे हम, और ई जो बेसिकली यहाँ पे एनर्जी चेंज आएगा उसको हम ई एन माइनस ई पी के साथ लिखेंगे। अब ई एन को अभी हमने यहाँ पे देखा, ई एन के लिए माइनस ई नॉट ओवर एन स्क्वायर लिखेंगे, ये माइनस, और ई पी के लिए भी हम ये वैल्यू लिखेंगे। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस इससे प्लस हो जाएगा, हमारे पास ये टर्म बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम माइनस ई नॉट को अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास आएगा 1 ओवर एन स्क्वायर, और ये माइनस माइनस इसको प्लस करेगा, यहाँ पे आएगा -1 ओवर पी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इस माइनस को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसको रीअरेंज करते हैं इक्वेशन को, तो ये हमारे पास आ जाएगा ई नॉट, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके पी स्क्वेयर, और ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होके -1 ओवर एन स्क्वेयर बन जाएगा। अब हमारे पास h इंटू एफ की जगह हम c ओवर लैम्डा पुट करेंगे, इज इक्वल टू ई नॉट इंटू 1 ओवर पी स्क्वेयर -1 ओवर एन स्क्वेयर। ये वाली टर्म हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। अब अगर इस एच सी को हम ई नॉट के साथ डिवाइड करवा दें और बाकी टर्म इसी तरह रखें, तो ये ई नॉट ओवर एच सी हमारे पास और एच के इक्वल होगा, जिसको हम रेडबर्ग कांस्टेंट का नाम देते हैं। आर एच इज द रेडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी आर एच इज इक्वल टू, ये बेसिकली ई नॉट ओवर एच सी के इक्वल होता है, और इसकी वैल्यू होती है 1.097 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ पर मीटर। ये हमारे पास जो हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम है उसकी वैल्यू आ जाएगी। और सिंपली हम ये कह सकते हैं कि किसी सेकंड शेल से फर्स्ट शेल की जो ट्रांजिशन बनती है उसको अगर हम देखें, तो इसको फर्दर मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ। बेसिकली हम एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर 5 टाइप ऑफ सीरीज पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें
हमारे पास यहाँ पे एक टेबल मौजूद है, ठीक है। इस टेबल में आपको डिफरेंट जो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं उनको मैंने लिखा है। n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है, n इज इक्वल टू सेकंड ऑर्बिट, थर्ड, अप टू सो ऑन इन्फिनाइट नंबर तक हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं। तो इनसे हमारे पास जो एमिशन के स्पेक्ट्रम बनता है, जो जैसे कि आप ये देख लें कि अगर किसी सेकंड शेल से ट्रांजिशन होती है फर्स्ट शेल के अंदर, तो उस टाइम पे जो यहाँ से फोटोन एमिट होगा उसकी जो ट्रांजिशन होगी उसके लिए जो हमारे पास स्पेक्ट्रम बनेगा, उन स्पेक्ट्रम के आगे हमारे पास सीरीज आ जाती हैं। उनमें से फर्स्ट सीरीज है लाइमन सीरीज, फिर बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड फंड सीरीज। अच्छा, अब ये जो आपका टॉपिक है इसको मैंने इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि समटाइम आपसे एमसीक्यूज के तौर पे यहाँ से क्वेश्चन लिया जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, या न्यूमेरिकल्स के अंदर समटाइम कोई एग्जांपल दे दी जाती है जिसके लिए आपको ये फार्मूले पता होने चाहिए। और इसके अलावा एंट्री टेस्ट के अंदर भी ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो इसमें आपने करना क्या है कि जस्ट ये चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले आपने देखना है लाइमन सीरीज को। लाइमन सीरीज आपके पास तब आएगी जब सेकेंड शेल और सेकेंड ऑर्बिट, इसके अलावा ऊपर जितने भी ऑर्बिट हैं, उन ऑर्बिट्स में से अगर फर्स्ट शेल के अंदर ट्रांजिशन होती है तो उस टाइम पे जो हमारे पास सीरीज बनेगी उसको हम लाइमन सीरीज का नाम देंगे, ठीक है। जैसे N2 से ट्रांजिशन होती है 1 के अंदर, तब भी हमारे पास वो लाइमन सीरीज बनेगी, उसको हम लाइमन अल्फा सीरीज का नाम देंगे। जब थर्ड शेल से फर्स्ट में ट्रांजिशन होगी उसको हम लाइमन बीटा सीरीज का नाम देंगे। इसी तरह अगर फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट के अंदर होती है उसको हम लाइमन गैमा का नाम दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली लाइमन सीरीज को ही डिस्कस किया जाता है, अल्फा बीटा को इतना नहीं यहाँ पे डिस्कस किया जाता एफएससी लेवल के ऊपर। तो हम देखते हैं कि बेसिकली लाइमन सीरीज बनती कैसे है। उसके लिए देखें कि यही फार्मूला जो अभी हमने ड्राइव किया है 1/λ इज इक्वल टू RH 1/p² माइनस 1/n²। अब लाइमन सीरीज में आपने ये याद रखना है कि आपने p की वैल्यू हमेशा 1 रखनी है, ठीक है। p आपका फर्स्ट ऑर्बिट होगा और n की वैल्यू अप टू 3, 4 अप टू सो ऑन कोई भी वैल्यू उसके लिए सिलेक्ट कर सकते। अब अगर हम फार्मूले के अंदर ये वैल्यू पुट करें, इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ से इसका एलसीएम लें, तो हमारे पास ये वैल्यू आती है 1/λ RH इज इक्वल टू 8/9। ये RH बेसिकली 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये यहाँ पे आपके पास 1/λ है। इस लैम्डा को फाइंड करने के लिए आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें और ये RH यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9/8h RH इज इक्वल टू लैम्डा बन जाएगा। अब इसकी वैल्यू RH की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई थी, वो वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करके आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर तो न्यूमेरिकल के तौर पे पूछा जाए फिर तो आपने ये सारा प्रोसेस इसी तरह से सॉल्व करना है। सम टाइम अगर आपसे एमसीक्यूज के अंदर पूछा जाता है तो वहां पे आपसे ये चीज़ पूछी जाती है कि लाइमन सीरीज के अंदर वो आपसे पूछ सकता है p की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या हो सकती है। इसी तरह वो आपसे रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पूछ सकता है। अगर बाल्मर सीरीज की बात की जाए तो बाल्मर सीरीज बेसिकली होता है कि अगर थर्ड या इससे ऑनवर्ड जो भी ऑर्बिट है वहां से अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल के अंदर फॉल करता है, ट्रांजिशन करता है, तो उस टाइम पे जो हमारे पास सीरीज आएगी स्पेक्ट्रम की वो बाल्मर सीरीज होगी। उसमें हमारे पास जो p जिसको हम लोअर शेल कंसिडर करते हैं उसकी वैल्यू हम यहाँ पे p इज इक्वल टू 2 और n आपके पास 3, 4, 5 अप टू सो ऑन आएगा। अब जैसे यहाँ पे थर्ड शेल से सेकंड के अंदर ट्रांजिशन हो रही है और यहाँ पे सेकंड से भी 1 में हो सकती थी, यहाँ पे जस्ट मैंने 3 को ऐसे ही लिखा है, 4 से भी आप 1 के अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पे थर्ड शेल से हम सेकंड के अंदर और जो ट्रांजिशन कर रहे हैं इसको भी अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आपके पास सिंप्लीफाई करके इसकी ये फॉर्म बनेगी और यहाँ पे लैम्डा आपके पास 666 नैनोमीटर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह आगे पास्चन सीरीज आपके पास। अब पास्चन सीरीज में आपने क्या करना है, फार्मूला सेम यही होगा आपके पास। p की वैल्यू आपने यहाँ पे 3 रखनी है और n की वैल्यू आपके पास 4, 5 एंड 6, यानी कि 4 शेल से भी ट्रांजिशन हो सकती है 3 के अंदर, 5 से भी हो सकती है, 6 से भी हो सकती है, अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक भी जा सकते हैं। इसी तरह ब्रैकेट सीरीज की बात करें उसमें भी सेम यही फार्मूला होगा। p की वैल्यू आपके पास 4 से स्टार्ट होगी, n की वैल्यू 5, 6, 7 अप टू सो ऑन। फंड सीरीज में p की वैल्यू 5 हो जाएगी, n की वैल्यू 6, 7 एंड 8, ये आपके पास वैल्यू आएगी।